नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण पिरार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक व्याकरण पुष्प का अध्याय 2 वर्ण विचार। इस अध्याय को हमने 2 भागों में पढ़ चुके हैं। यह इसका तीसरा भाग है। व्यंजनों के बारे में हम जान चुके हैं। तो विशेष रूप से व्यंजन का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है। एक होता है उच्चारण के आधार पर, तो दूसरा होता है प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण के आधार पर व्यंजन को बांटा गया है जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इसे भी हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन आपकी पाठ्य पुस्तक में इसको और विस्तार से समझाने के लिए आया है। तो हम देखेंगे कि कंठ में जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है, कंठीय व्यंजन। आप इसको यहाँ पर जो व्यंजन लिखे गए इसे नोट कर लीजिए कि कंठ व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आएंगे। तालव्य व्यंजन में च, छ, ज, ञ, य और श आएंगे। मूर्धन्य में, जो कि मूर्धा से इसका स्पर्श उच्चारण होता है, इसीलिए ये ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श के रूप में आएंगे। दंत यानी दांतों से इसका उच्चारण होता है, यानी प्राणवायु मुख से जब निकलती है तो दांत से होते हुए निकलती है, इसीलिए इसे दंत्य या दंतव्य कहते हैं। और ये नाम है त, थ, द, ध, न, ल और स। ऐसे ही ओष्ठ्य व्यंजन में आएंगे प, फ, ब, भ, म। और नासिक के व्यंजन, जो कि प्राणवायु नाक से सीधे बाहर आती है, तो उच्चारण करते समय ये वर्ण हो जाएंगे अंग, न्य, ण, न, म। ध्यान रखिए, नासिक के व्यंजन ये कौन से वाले हैं? ये जितने व्यंजन हैं स्पर्श व्यंजन के 5वें नंबर पे आने वाले, 5वें वर्ग पर पंचमा अक्षर वाले हैं। तो 5 वर्ग क में ञ आता है, च में ञ आता है, तो ऐसे ही ण, न, म इसी के रूप में आ जाएंगे पंचमाक्षर, यानी नाक से निकलने वाले हैं उच्चारण के समय। दंतोष्ठ्य, जो कि दांत और ओष्ठ से होती है इसकी उच्चारण, और जिसमें आएगा व का साउंड। ठीक है, तो इसी को हम इस चित्र में देख सकते हैं। नासिक्य, कंठ, तालु, मूर्धा और तालव्य, तो इन दोनों से टकराने वाले जब प्राणवायु जब टकरा कर निकलती है तो वैसा ही साउंड वो करते हैं। जिससे टकराएगा वैसा साउंड इसमें से निकलेगा, यानी ये व्यंजन उसके रूप में माने गए हैं। अब हम देख रहे हैं कि प्रत्यय जो प्रयत्न के आधार पर जब हम इन वर्णों का वर्गीकरण देखेंगे तो 3 रूप में होगा। एक स्वतंत्र रूप से जो स्वर तंत्रिकाएं हैं, स्वर यानी जहाँ से स्वर निकलता है वो तंत्रिकाएं कंपन करेगी। और श्वास की मात्रा के रूप में, जब श्वास कितनी मात्रा में चढ़ी है या श्वास का अवरोध कहाँ हो रहा है उसके रूप में। इस प्रकार से हम 3 आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। तो पहला है स्वर तंत्रिकाओं के कंपन के आधार पर। तो घोष नाम का अर्थ हम पहले जान चुके हैं। घोष जहाँ पर स्वर तंत्रिकाएं कंपन करती है, यानी वाइब्रेशन जहाँ होता है, तो उसे हम नाद कह सकते हैं, कंपन कह सकते हैं, घोष कह सकते हैं। ठीक है, तो ये घोष व्यंजन हैं। सभी वर्गों के तीसरे, चौथे और 5वें व्यंजन और साथ में य, र, ल, व, ह ये हो जाएंगे घोष व्यंजन में। देखो, सभी वर्ग के क, च, ट, त, प, तो सभी वर्ग के तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे, तो क, ख, घ, घ, घ और घ जो है वो घोष है। च वाले वर्ग में देखो च, छ, ज, ज, ज और झ ये दोनों घोष व्यंजन है। वैसे ही क, च, ट में देखो ट, ठ, ड, ढ, ण, तो ढ और ण जो है वो हो जाएंगे, तीसरा और चौथा कह रहा है ना, तो क्या हो जाएगा च, छ, झ, 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 ट, ठ, ड, ढ, ड और ढ। ठीक है, त, थ, द और ध। इस प्रकार से तीसरा और चौथा व्यंजन इसके साथ में य, र, ल, व, ह हो जाएगा घोष में। अघोष में, जिसमें क्या कहा, स्वर तंत्री में कोई भी कंपन नहीं होगा। जैसे कौन से व्यंजन हो जाएंगे? सभी वर्ग का पहला क, च, ट, त, प हो गया सबका पहला। दूसरा क के साथ में क्या लगता है? च, क, ख लगता है। ख आ जाएगा दूसरी लाइन में, देखना है आपको। तो आप इसको देखने के लिए कहाँ देखोगे? इस टेबल को देखोगे। इस टेबल में ये पहला वर्ग है, ये पहला वर्ग क का, इसकी ये पहली पंक्ति, तो ये पहली पंक्ति का वर्ग भी आ जाएगा अघोष में। क, च, ट, त, प। दूसरा भी इसने कहा है
ख, छ, ढ, थ और फ। इस प्रकार से दूसरा और पहला आ जाएगा अघोष में, और घोष में तीसरा और चौथा आ जाएगा। आ रहा है समझ में? इसके साथ में इन्होंने कौन से बताए? श वर्ण भी बताया है, श, स, ठीक है, ये आ जाएंगे अघोष व्यंजन में। अब देख रहे हैं कि श्वास की मात्रा के आधार पर, तो इसमें हमने देखा कि श्वास की मात्रा के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण दो नाम से। अल्प प्राण मतलब उन व्यंजनों का जब हम उच्चारण करेंगे तो श्वास वायु कम मात्रा से बाहर निकलती है, कम मात्रा में बाहर आती है, और अगर वो श्वास वायु उच्चारण करते समय अधिक मात्रा में आए तो महाप्राण, और कम आए तो अल्प प्राण। नाम याद रखने पड़ेंगे कि पहला वर्ग, तीसरा और पांचवा, इनके साथ में य र ल व अल्प में आ जाएंगे, और दूसरे वाले में महाप्राण में आ जाएगा दूसरा, चौथा ह, श, श, ह, ये सभी महाप्राण में। जो अघोष थे ना, वैसे ही इनको भी बांटा है। अब देख रहे हैं श्वास के अवरोध के आधार पर। अवरोध मतलब बाधक पहुंचाना। तो जब श्वास वायु में कहाँ और कैसे अवरोध उत्पन्न हो रहा है, ये देखना जरूरी होगा। तो स्पर्शी व्यंजन जो कि क, ख, ग, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, यानी पंचम वर्ण नहीं लेना है, ठीक है, बाकी सभी लेना है। और संघर्षी में स, 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 ह, ख, ज, फ, इसके नीचे देखो आप नुक्ता लगा है, ठीक है। और हम लेंगे स्पर्श संघर्षी च, छ, ज, ज, नासिक्य में अंग पंचम वर्ण पांचों आ जाएंगे, और पार्श्वक में ल आएगा, और उत्क्षिप्त में आ जाएगा ढ और ड और ढ। यहाँ देखो इसमें नीचे नुक्ता लगा है, इसलिए इसका साउंड हो जाएगा ड और ढ, इसे कहेंगे उत्क्षिप्त। और प्रकंपित में आ जाएगा र, और लास्ट है इसमें अर्ध स्वर जो कि य और व में गिने जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं वो है इम्पोर्टेंट वर्ण विच्छेद। अब हमें जब तक स्वर और व्यंजन की पहचान नहीं होगी तो हम विच्छेद नहीं कर पाएंगे वर्णों का। तो क्या कहा इसने कि शब्दों की ध्वनियों यानी वर्णों को अलग अलग करके जब कोई शब्द दिया जाता है तो हम उन सभी ध्वनियों को अलग करके विच्छेद कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। तो और अगर हम वर्णों को मिलाएंगे तो वर्णों का मेल हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा, लेकिन तोड़कर हम उसको अलग कर सकते हैं। वर्ण विच्छेद का ज्ञान होने पर वर्तनी की शुद्धियाँ जो है वो अशुद्धि फिर बाद में नहीं रहती, यानी वो कैसे बना है, किस वर्ण से मिलकर बना है, वो सब सामने आ जाता है। तो वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण देख सकते हैं, जैसे है आश्चर्य, ये शब्द लिखा है आ जो कि स्वर ही है, एज इट इज आ जाएगा। श, ये श आधा है, तो हमने कहा कि कोई भी व्यंजन आधा होता है तो उसके नीचे हलंत लगता है, लेकिन कोई स्वर साथ नहीं है, इसलिए आधा श है, स्वर साथ में नहीं लिखेंगे। च पूरा दिख रहा है तो हम इसके साथ स्वर जोड़ेंगे, च के साथ में स्वर जोड़ दिया है, च व्यंजन है तो हलंत लगा दिया है। ऐसे ही र, अब र की मात्रा है, र पूरा है, ये मात्रा के रूप में हम इसको र इस तरह से लिखेंगे, और य जो है वो पूरा बन जाएगा य के साथ में अ। ऐसे ही एक और हम उदाहरण देखते हैं, फिर आप इन सभी शब्दों को पढ़ लीजिएगा। जैसे प की डंडी लगती है यानी पाई लगती है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम उस पाई के नीचे र की मात्रा लगाएंगे, यानी प जो व्यंजन है उसके साथ में हमने र की मात्रा लगाई और फिर लिखा अ। अब ये जाकर हो गया पूरा, यानी प और अ मिलकर बन गया प्र। फिर क्री में हमें देखना है क्री किससे मिलकर बना है, क के साथ में री की मात्रा लगी, क्री बन गया, और ती को देखिए त के साथ में ई की मात्रा लग गई, ती बन गया। मात्राएं हमेशा स्वर से निकलती है, ये स्वर जिसमें कोई भी पाई नहीं लगेगी, कोई भी हलंत नहीं लगेगा। राष्ट्रीय देखो, रा जो है स्वर है या व्यंजन, व्यंजन, तो इसके नीचे हमने पाई लगा दी, इसको क्या कहते हैं, हलंत। और आ जो है वो स्वर है, बन गया रा। श यहाँ पर आधा है तो कोई भी अ साथ में नहीं जुड़ेगा, अकेला है, स्वर रहित है। ट हमने लिखा, इसमें र साथ में जुड़ा है, र में मात्रा लगी नीचे इस तरह से,
वो बन जाएगी र की मात्रा। और ई यहाँ पर स्वर है, अ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ई स्वर है, वो मात्रा के रूप में लगा है, तो ई जो है ये पूरा बन जाएगा ट्र। ठीक है, तीनों मिलाकर र की मात्रा और ई की मात्रा आ जाती है, तो अब ये बन गया ट्री। और फिर आ जाएगा य, राष्ट्रीय। ऐसे ही हम विभिन्न शब्दों का वर्ण का विच्छेद कर सकते हैं, यानी उन शब्दों में मिले हुए जो भी वर्ण आए हैं, चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो, वो सभी हम निकाल कर बना सकते हैं। तो आपको वर्ण विच्छेद करना आ गया। कुछ यहाँ पर जो भी बाकी बचे शब्द है उन्हें पॉज करके एक बार खुद से पढ़िएगा, ताकि कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। तो अभी तक हमने अभी सीखा था तीनों वीडियो में क्या कि वर्ण वे ध्वनि चिन्ह होते हैं जिनके और खंड नहीं किए जा सकते। वर्णों के क्रमिक और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, जिसमें सभी वर्ण क्रमबद्ध रूप से मिले होते हैं। हिंदी वर्णमाला में दो तरह के वर्ण होते हैं, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, किसी रूप में बंधे नहीं होते, यानी ये ध्वनियाँ स्वतंत्र है। व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, क्योंकि व्यंजन बेचारे असहयोगी होते हैं, उनको बूढ़े होते हैं, उनको सहायता की आवश्यकता होती है, इसलिए स्वर हमेशा उनके साथ लगे होंगे। व्यंजनों के साथ स्वरों को मिलाकर लिखने पर स्वर व्यंजनों के साथ किस रूप में आएंगे? स्वर व्यंजन के साथ किस रूप में आएंगे? मात्रा के रूप में। ठीक है, तो सभी स्वर अनुनासिक भी होते हैं। सभी स्वर अनुनासिक मतलब जिनका उच्चारण नाक और मुख से किया जाता है। अनुस्वार पंचम व्यंजन वर्णों के स्थान पर प्रयोग होता है। पंचम व्यंजन जैसे लास्ट वाला क च ट त प, ये 5 वर्ग का स्पर्श व्यंजन है ना, उसकी 5वीं पंक्ति देखना, वो सभी पंचम वर्ण हैं। तो ये अनुस्वार जो है, बिंदी का प्रयोग, अनुस्वार का प्रयोग, वो उस पंचम वर्ण के स्थान पे हो सकता है। विसर्ग का उच्चारण कैसे करेंगे? विसर्ग यानी 2 बिंदी के रूप में, इस तरह से विसर्ग। तो विसर्ग का उच्चारण हम ह के साउंड से करते हैं। ठीक है, ह के उच्चारण से करेंगे। स्वर सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, यानी उच्चारण में करने में लगने वाला टाइम को देखेंगे। सबसे कम ह्रस्व, फिर दीर्घ, फिर प्लुत। ऐसे ही व्यंजन के सामान्य 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन जो 24 है, अंतस्थ और उसमें 4-4 होते हैं, और जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो है श, त्र, ज्ञ, श्र। इसको आप अच्छे से याद करना कि ये चारों किन 2 व्यंजन के मेल से बने हैं। द्वितीय व्यंजन जिसमें स्वर रहित व्यंजन एक होगा और एक होगा स्वर सहित व्यंजन। एक होगा स्वर सहित तो दूसरा होगा स्वर रहित। समझ में आया? ऐसे ही व्यंजन को हम कहेंगे द्वितीय व्यंजन। स्वतंत्रीय, यहाँ देखो, स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजनों के भेद होते हैं, यानी जब स्वर तंत्री में कंपन होने लगेगा, नाद होने लगेगा, तो व्यंजन के प्रकार बट जाएंगे। जब नाद होगा तो उसे घोष कहेंगे, जब कंपन नहीं होगा तो उसे अघोष कहेंगे। ठीक है, तो ये व्यंजन में आएगा। और श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन को मात्रा के रूप में नापेंगे, तो वो अल्प प्राण और महाप्राण, इस 2 भेद के नाम से जाने जाएंगे। आ रहा है समझ में? तो उम्मीद है आपको आज ये तीनों वीडियो से पूरा पाठ समझ आया होगा। फिर मिलते हैं हम एक अगले भाग में, अगले नए पाठ में। तब तक आप इस स्क्रीन पे आए गए प्रश्नों की हल करने का प्रयास करें, ताकि आप ये जान सके कि आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आ रहे हैं, आप कर सकते हो, यानी आपको ये पाठ समझ में आया है। ऐसे ही खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। धन्यवाद।